नमस्कार। चलिए डॉक्टर साहब शुरू कीजिए। जी, मुझे देख पा रहे हैं सब लोग? जी हाँ दिख रहे हैं आप। जी आप दिख ओके रहे हैं। ओके जी, धन्यवाद। मुझे सुन पा रहे हैं, अच्छी बात है। चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। सभी को नमन प्रणाम। और इसी के साथ में आज हम एक प्रोफेशनल कार्य का शुभारंभ कर रहे हैं। और हमारे सामने पीपीटी है इम्यूनिटी। तो हम अभी चर्चा कर रहे थे इम्यूनिटी के विषय में। और उसी को वापस से मैं प्रयास करूंगा वापस, क्योंकि कुछ नए लोग भी जुड़े हैं, नए सहयोगियों के साथ में नई बात करते हैं। और जिस प्रकार इम्यूनिटी है क्या, पहले अपन ये समझें। आयुर्वेद में हर व्यक्ति को इम्यूनिटी पर जोर दिया जाता है कि इम्यूनिटी ठीक है हमारी, तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। अब तो एलोपैथी वाले भी यही कहने लगे इम्यूनिटी ठीक है। वो लोग उसको पीएच लेवल से देखते हैं, पीएच में भी कई दफा होता है, नहीं होता है। तो इम्यूनिटी हमारी शरीर की एक रोग प्रतिरोधक क्षमता है जो हमारी प्रकृति प्रदत्त है। प्रकृति ने यानी भगवान ने जब ये मशीन बनाया था, इसको दुनिया में 30,20,000 वायरस से लड़ने की क्षमता प्रदान की। कोरोना तो आपका 219वां वायरस है जिसको आज के विज्ञान ने खोजा है, जबकि आपको जो क्षमता मिली हुई है ऊपर से वो है 3,20,000 से भी ज्यादा वायरस, ऐसा आयुर्वेद में वर्णित है। तो इसलिए आप निश्चिंत रहिए कि आपका कोरोना कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी हमारा इम्यूनिटी खराब होती है। इम्यूनिटी का हमने बारे में जान लिया है। एक WBC है, व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे शरीर के अंदर। वो व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे जो एक सेना का काम करता है। जिस तरह से एक महल में महल की सुरक्षा का कार्य सैनिकों को दिया जाता है, वो सेना हमारा एक महल है, प्रकृति प्रदत्त भगवान का दिया हुआ। इस महल में हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन है चलता है, इसके अंदर WBC विद्यमान है। वही WBC हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाता है। यदि वो थोड़ा कमजोर है तो हमारा रोग हमारे ऊपर जल्दी से जल्दी हावी हो जाता है। रोग विशेष तौर पर दो प्रकार से आते हैं। दो प्रकार से कैसे, एक अपन छोटा सा उदाहरण ले लें। एक लाइफ स्टाइल डिजीज है और एक जो है हमारा वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अब उसमें भी आप जो वायरस से इन्फेक्शन होता है वो, और इसके बाद बैक्टीरिया से इन्फेक्शन होता है वो। ये संक्रमण यानी बाहरी संक्रमण से रोग है। एक हमारा आंतरिक संक्रमण है जो हमारा शरीर के अंदर खुद बिल्ट होता है। आंतरिक संक्रमण कैसे होता है कि जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, आज दिन भर में हम थक चुके हैं, प्रॉपर रात को नींद नहीं ले रहे हैं, तो उसमें रिपेयरमेंट नहीं हो रही है बॉडी के अंदर। तो जो चीज का दिन भर में बॉडी में जिन अंगों में घिसावट या टूट हुई है, जैसे मशीन भी होती है, मशीनरी में भी कोई चीज घिसती है, उसकी भी सर्विसिंग होती है। हम लोग गाड़ी लेके जाते हैं सर्विस सेंटर पर, सर्विस कराते हैं, तो ऑयलिंग कराते हैं। ठीक इसी तरह हमारी ये जो जीवन की गाड़ी है, ये गाड़ी हमें रात को सोने के बाद में इसकी डेली सर्विसिंग ऑयलिंग होती है। वैसे तो दिन भर चलती है, लेकिन पूर्ण प्रमाण के साथ में रात्रि कालीन में ये ज्यादा सक्षम रूप से सारे अंग काम करते हैं। और इसकी जब हम विश्राम के मोड में होते हैं, बिल्कुल विश्राम कर रहे होते हैं, तभी ये चीजें संचालित होती हैं। तो ये हमने जाना कि इम्यूनिटी को ठीक करने के लिए। अब इम्यूनिटी क्या है, इम्यूनिटी को हमने ये जाना। WBC से हम आज के विज्ञान के जो एडवांस है, आज का आधुनिक विज्ञान जिसको बोलते हैं, उसमें एक डायग्नोस का प्रोसेस अच्छा आया, तो जिनके हम टेस्ट के माध्यम से जान सकते हैं। उसमें कई प्रकार के टेस्ट होते हैं। TBC टेस्ट होता है जिसमें ब्लड काउंट होता है, कंप्लीट ब्लड काउंट। तो उसमें भी हमें पता लग जाता है कि 18 प्रकार के टेस्ट होते हैं। उसमें हमें पता लग जाता है लिम्फोसाइट कितना है ना, RBC कितना है, प्लेटलेट कितना है, ये सारी चीजें हमारे सामने। तो ये जो सारे टेस्ट हैं, ये डॉक्टर अपने हम जो उनको बताते हैं कि हमें ये समस्या है, उसके आधार पे वो डिसीजन करते हैं कि क्या हमें
जांचना है, क्या ठीक करना है। तो दो प्रकार से, एक तो रोग से लड़ते हैं, दूसरा हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। तो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए सेकंड पीपीटी ले लेते हैं हम सबसे पहले जाने कि इम्यूनिटी कमजोर होती कैसे, पहचाने कैसे। अब सब तो घर में सब एक जैसे दिखते हैं, सबके वही हाथ पैर, बचपन से हम घर परिवार के सारे सदस्यों को देख रहे हैं, एक जैसे दिखते हैं। अब इनमें भी कई मोटा होता है, कोई पतला होता है, कोई छोटा होता है, कोई लंबा होता है ना। तो ये उनकी व्यक्तिगत क्षमता के अनुसार या उनकी हार्मोनिकल ग्रोथ, हार्मोनिकल सिस्टम के आधार पर होता है। कोई मोटा है घर में, अपन देख रहे हैं, एक ही परिवार में भाई बहन है, एक भाई मोटा है या बहन मोटी है ना। तो ये कुछ पतले होंगे, कुछ दुबले पतले, कुछ ज्यादा ही पतले हैं, कुछ ऐसे हैं लंबे हैं, कुछ छोटे हैं। ये घर परिवार में हमें बहुत सी विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। है तो सभी के पास वही आंखें, दो आंख, पैर, बाकी सारी चीजें हैं, लेकिन ये जो परिवर्तन है उनके हार्मोन की ग्रोथ रेट के आधार पर है, उनकी अपनी इम्यूनिटी के आधार पे है, उनकी प्रकृति के आधार पे। उनकी जो प्रकृति होती है शरीर की, कफ, पित्त और वात, तीन हमारी मुख्य रूप से प्रकृतियां मानी गई है आयुर्वेद के अंदर। तो वात, पित्त और कफ, इनको अभी आने वाले दिनों में, कल परसों से हम आगे वाले जैसे सत्र बढ़ेगा हमारा, इनके ऊपर विस्तारीकरण पर जाएंगे और विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इनके स्वाभाविक लक्षण क्या होते हैं, शारीरिक लक्षण क्या होते हैं, कैसे विचारधारा रहती है, कैसे इनका कार्य क्षमता होती है। ये जो चीजें हैं तय करती हैं। अच्छा, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनमें परिवार होते हैं जिनमें 4 लोग में से कोई 2 बीमार हैं, कोई 2 स्वस्थ हैं, 1 बीमार है, 3 स्वस्थ हैं, या 3 बीमार हैं, 1 स्वस्थ है। खाना सब वही खा रहे हैं, सब्जी सबको मान लो आज भिंडी की सब्जी बनी है, दाल बनी है, तो सब वही खा रहे हैं। लेकिन सब कुछ समान होते हुए भी इतनी विकृतियां शरीर में देखने को कैसे मिलती हैं। एक तो आदमी को बीमारी आ रही है, दूसरे को नहीं आ रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो ऐसी परिस्थिति बन रही है शरीर में, जिससे समान खाना खाने के बाद, समान तरीके से लिविंग स्टैंडर्ड हमारा रहने के बाद, आहार विहार, हमारे परिचर्या, शारीरिक परिचर्याएं सब एक साथ समान है, सब कुछ है, विचार भी हमारे मिलते हैं, डीएनए आरएनए सब है, लेकिन फिर भी कुछ बीमार हैं, कुछ स्वस्थ हैं, ऐसा देखने को आता है। इनकी कुछ शारीरिक प्रकृतियां जो आयुर्वेद में बताई हुई है, कफ, पित्त और वात, ये तो 3 प्रकृतियां हैं। उसके बाद में ये मिक्स वाली वेट आ जाएंगे, तो 3 वो हो जाएंगी 6, और एक 7वीं प्रकृति है जिसमें कफ, पित्त, वात 3 है। इस तरह से 7 प्रकृतियों का वर्णन है, और उसके बाद में 13 प्रकार की अग्नियों का वर्णन है शरीर में। ये आने वाले समय में हम जानेंगे 13 अग्नियां कैसे हो गई। 5 प्रकार की अग्नि तो हमारे जो अग्नि तत्व, देखिए वात, पित्त और कफ की बात करते थे, तो कफ भी 5 प्रकार का है, वात भी 5 प्रकार का है, और पित्त भी 5 प्रकार का है। अब पित्त की 5 प्रकार की अग्नियां हैं, प्लस हमारी जो धातुएं हैं उनकी भी 7 है, 7 धातुएं है ना, रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, और ये सब मिला करके शुक्र तक 7 धातुएं हैं। तो 7 धातु ये हुई, और 5 वो, तो 7 और 1 जो है मिश्र धातु हुई, तो 8वीं जो है, 8 और 5 13, इस प्रकार से 13 प्रकार की अग्नियां बनती। ये जो अग्नियां हैं ये सारी की सारी तय करती हैं कि हमें किसको कितनी भूख लग रही है, कितना खाना खाना है। घर में देखने को मिलता है ना, कोई 2 चपाती खा के पेट भर जाता है, किसी का 1 खाता है, कोई 4 भी खाता है, लेकिन सब में अब समान दिखने हैं सब, लेकिन फिर भी खाने पीने में विकृतियां हैं। खाना सब कुछ समान है, सब कुछ ठीक है, लेकिन विकृतियां बहुत हैं, अलग अलग तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। ये जो चीजें हैं, बिना प्रकृति जाने, इसको डीप से महसूस किए बिना, गहराई में जाए बिना, हम ये डायग्नोज नहीं कर सकते कि कौन सी बीमारी किसको आएगी
जब हम प्रकृति जान जाएंगे तो हमें ये चीज पता लग जाएगा एकदम से कि कौन सी बीमारी अचानक किसको आ सकती है और किसको नहीं आ सकती है। कोई गलती से कह भी देगा कि साहब इसको तो ये बीमारी है, जबकि उसकी वो बीमारी की प्रकृति ही नहीं है, तो हम बिल्कुल दावे के साथ आयुर्वेद कह देता है नहीं साहब ऐसा हो ही नहीं सकता, और वो सच भी निकलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम हजारों साल से हम इसके ऊपर काम कर करके सीखे हैं और हमने रिसर्च करके, अभी ये 70 साल वाला विज्ञान नहीं है या 100-200 साल वाला विज्ञान नहीं है जो अभी आया हुआ आधुनिक, हमारा तो बहुत एडवांस है इसके साथ। तो अब ये है कि हमने हमारे कानून में, भारतीय कानून में उसको दबा के रखा हुआ है, क्योंकि हमें कुछ करना नहीं है, दिया जाएगा लिमिटेड दवाइयों से हमको काम करना है, लिमिटेड काम करने, ऑपरेटिकल केस देखने नहीं है, बहुत सारी चीजें रिस्ट्रिक्शन है। तो ये जब चीजें हैं हम जान जाएंगे तो हम दूसरे का नहीं कर पाए, चलिए घर में कर सकते हैं, मिलने वाले का कर सकते हैं, बाकी सारे प्रोफेशनली काम अपन जो भी कर सकते हैं वो कर सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं खान पान के ऊपर तो हम रोक नहीं है किसी की, सरकार की भी नहीं है, उसको भी हम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश ये करें कि हमारी इम्यूनिटी को हम अच्छा रखें। और यही सब जानने के लिए हम एक विस्तारीकरण लेते हुए कोर्स लेके चलेंगे और इसके ऊपर हम परिचर्चा करेंगे आने वाले सत्रों में। आज हम इम्यूनिटी ये जान लें कि एक कमजोर होने का माध्यम क्या जाने, मतलब क्या ऐसा समझें जो हमारी इम्यूनिटी कमजोर है। तो यदि हम बार बार बीमार पड़ रहे हैं, हम ये जान लें कि निश्चित तौर पे हमें कोई ना कोई परेशानी है, क्योंकि परिवार में 4 बीमार हैं, एक बीमार नहीं है, 3 बीमार हैं 4 में से, और बाकी स्वस्थ हैं, एक ही स्वस्थ है। तो हम इसका मतलब ये माने कि 3 की इम्यूनिटी खराब है और एक आदमी जो स्वस्थ है उसकी इम्यूनिटी अच्छी है। मौसम बदल, चलिए डॉक्टर साहब शुरू हाँ, ओके, मेरी आवाज आ रही है आपके पास में? हाँ बोलिए। अभी इम्यूनिटी कमजोर होने के कारण पर चर्चा हो रही है। हाँ, तो इम्यूनिटी को खराब होने के कारण पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले स्ट्रेस आता है। स्ट्रेस को यदि हम थोड़ा सा भी धारण करते हैं, स्ट्रेस हमारे जीवन में आ गया तो निश्चित तौर पे हम बीमार जल्दी जल्दी होंगे। और क्योंकि स्ट्रेस से ही सारा तनाव, क्योंकि होता ही है कि हमारे ब्रेन में एक पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो तय करती है, उसके ऊपर थोड़ा सा भी तनाव आएगा उससे बाकी सारे शरीर के अंग जुड़े हुए हैं। और क्योंकि कमांड का जो क्षेत्र है हमारा दिमाग ही है, हमारा जो है दिमाग में यदि कोई स्ट्रेस आया है, ब्रेन में कोई स्ट्रेस आया है, तो बाकी जो अंग जो उससे जुड़े हुए हैं उनकी कार्यक्षमता प्रभावित होने के कारण ये जो स्ट्रेस आता है, इसके वजह से हमारी इम्यूनिटी कमजोर होती है। दूसरा कारण हम देख लें, डर। आज के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं हम लोग, कोरोना का डर है या किसी और का डर है, जो कोई भी चल रहा है, डराया जा रहा है, हकीकत तो हमारे सामने कम है। तो ये जो डर है जिसके कारण हमारी इम्यूनिटी बड़ी कमजोर होती जा रही है। और जैसे ही हमारे सामने कोई शेर आ जाता है या हमारे सामने हम ड्राइव कर रहे हैं गाड़ी, समझ लीजिए अभी कोई सामने और कोई छोटा बच्चा आ गया, जैसे ही हम ब्रेक मारते हैं, अब उसके बाद में आपका बीपी चेक कर लीजिएगा, आपको एकदम बीपी बढ़ जाएगा। शुगर आप चेक करेंगे तो शुगर भी बढ़ा हुआ दिखेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रेन को जैसे ही एनर्जी की आवश्यकता होती है तो लीवर त्वरित रूप से सेकंड ब्रेन है, उसके पास सिग्नल पहुंच जाता है कि शरीर के अंगों को एकदम एनर्जी की आवश्यकता है, आप शुगर छोड़ दीजिए, वो शुगर रिलीज कर देता अपने स्टोर रूम से। इसके पास भी एक कैपेसिटी है, तो अचानक से हमारी शुगर बढ़ जाती है। ऐसे ही बीपी का भी बढ़ना हमारा तय है। अचानक से कोई भी चीज हो गया तो ब्लड का सर्कुलेशन तेज होगा, क्योंकि वो जो शुगर आ रही है एक साथ जो ब्लड के अंदर छूटती है, उसको पर्टिकुलर स्थान पे जल्दी से पहुंचाना है, इसलिए खून का दौरा हार्ट बढ़ा देता है, पंपिंग ज्यादा तेज गति से करता है, तो हार्ट आपकी पल्पिटेशन बढ़ जाती है, हार्ट की गति बढ़ जाती है, काम करने की क्षमता बढ़ जाती है, तो जिससे वो ब्लड जो है उस जगह पहुंचाया जा सके। और ऐसे में यदि अब आप जैसे जाते हैं ब्लड प्रेशर, आप इलाज के लिए गए, आपको बुखार आया है,
आप डॉक्टर साहब के पास गए, डॉक्टर साहब को आपने देखा बड़ी भारी डिग्रियां लगी हुई हैं चैम्बर के बाहर, अभी क्या है फैशन हो गया डिग्री विग्री लिखाने का। देखते हैं बहुत बड़े कोई डॉक्टर होंगे या लाइन लगी है आपने देखी, तो आधे तो आपकी धड़कन वही तेज हो गई। अब आप जैसे तैसे अंदर पहुंचे, व्हाइट कोट सिंड्रोम आपके सामने दिख रहा है। व्हाइट कोट सिंड्रोम क्या हुआ, डॉक्टर साहब ने जैसे ही आपका बीपी चेक किया, जरूर आपका बीपी बढ़ा होगा, एक बार चेक करने दीजिए। उन्होंने अपने कॉन्फिडेंस से बोला आपका निश्चित तौर पे आपके दिल में दिमाग में डर है, पता नहीं क्या होगा, जरा होने देते हैं देखते हैं क्या होता है। तो ये जो डर है ना आपका बीपी बढ़ा देता है। ये हॉस्पिटल की डर से भी हमारा बीपी बढ़ गया। अब शुगर की बारी आती, शुगर चेक करते तो शुगर भी बढ़ा होता है। ये इंस्टेंट है परमानेंटली, इसका मतलब ये आप शुगर के पेशेंट नहीं हो गए, इसका मतलब आप बीपी के पेशेंट नहीं हो गए। ये शरीर की आवश्यकता के अनुरूप घटता बढ़ता डे बाय डे, दिन में 50 बार घटता 50 बार बढ़ रहा है। ये आपका परमानेंट स्टेब्लिशमेंट नहीं हुआ शुगर का। तो ठीक इसी प्रकार शुगर की टेबलेट हमें मिल जाती है। तो ये डर जो है हमारे को रोक दे रहा है। कुल मिला के नींद पूरी नहीं हो रही है हमें। नींद पूरी नहीं होने से क्या हो रहा है, ब्रेन में स्ट्रेस आ रहा है, स्ट्रेस आने के कारण वो सारा वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, अंगों में घिसावट हो रही है, वो उनका रिपेयरमेंट नहीं हो रहा है, उनके वजह से हो रहा है। दूसरा कमजोर पाचन, जब आप सोएंगे नहीं ठीक से टाइम से तो आपकी बॉडी की रिपेयरमेंट नहीं होगी। हम जो सोते हैं, सोने के बाद में 1.5-2 घंटे बाद में हमारी शरीर की रिपेयरमेंट चालू होती है, यानी हमारे अंग अलग अलग समय पर पूर्ण कार्य क्षमता से काम करते हैं, अपनी जो कार्य क्षमता है उससे पूर्ण रूप से कार्य करते हैं। वैसे तो सभी अंग सारे 24 घंटे काम करते हैं, लेकिन अपनी जो पूर्ण क्षमता के अनुसार जो काम करते हैं एक निर्धारित समय, जैसे हार्ट का समय है वो सुबह का समय है, रात का समय है, लीवर का समय है रात का है, आंतों का समय है रात का समय। ये जो है ना, ये डिसाइड करते हैं कि किस चीज को, किस अंग को पोषण की आवश्यकता है और किस चीज को कहाँ नरिशमेंट की आवश्यकता है। तो उस अंग तक ये नरिशमेंट, ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन या जो कुछ भी पहुंचाना होता है, ये रिपेयरमेंट के लिए जो भी संसाधन चाहिए वो सब पहुंचाने का कार्य करते हैं। जब हम ठीक से सोएंगे नहीं तो ये सारी चीजें नहीं होंगी, ये सारी चीजें नहीं होंगी तो हमारा कमजोर पाचन हो जाएगा। क्योंकि अभी हमारे जो रिपेयरमेंट घिसाई हुई है बॉडी के अंदर, इनका रिपेयरमेंट नहीं हुआ, रिपेयरमेंट नहीं हुआ तो आंतें ठीक से काम नहीं करेंगे तो पाचन नहीं होगा, स्टमक भी ठीक से काम नहीं करेगा, उनमें अमीनो एसिड के जो प्रमाण होने चाहिए वो पूरी तरह से प्रमाण नहीं मिलेंगे, पाचक रस पूरी बनेंगे नहीं। तो स्वाभाविक है क्योंकि वो रिपेयरमेंट ठीक से नहीं हुआ था, ये सारी चीजें नहीं होने की वजह से कमजोर पाचन होगा। तो ये कमजोर पाचन भी हमारी इम्यूनिटी को कमजोर करता है। कमजोर पाचन होगा तो हमारा जो मल का जो निस्तारण भी ठीक नहीं होगा, तो कब्ज होगी, कब्ज भी इससे जुड़ा हुआ है। तो ये भी हमारा एक कारण बनता है इम्यूनिटी को कम करने में। उसके बाद में कोई नशा कर रहे हैं तो हम वो नशा भी हमारा क्या कर रहा है, हमारे अंगों को नशीला बनने के कारण वो थोड़े से उनकी कार्य क्षमता में कमी आ जाती है। कमी आने के कारण वो ठीक से काम नहीं कर पाते और वो एक कारण बन जाता है कि इससे भी इम्यूनिटी हमारी कमजोर है। फिजिकल एक्टिविटीज हमारी शरीर में होती नहीं है, हम लोग आजकल काम करते नहीं ज्यादातर, स्मार्ट जॉब है, स्मार्ट वर्क है, सब कुछ है स्मार्ट। इस सब स्मार्ट होने से हम लोगों को बीमारियां भी स्मार्ट हैं, तो इस वजह से हमारी इम्यूनिटी खराब होती है। उसके बाद में खान पान भी हमारा पश्चिम पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित हो गया है। उसमें पिज्जा बर्गर बाकी सारी जो चीज़ें मैदे से बनने वाली चीज़ें, ये सब खमीर उठने वाली चीज़ें ये सारी होने लगी हैं, तो इसके कारण भी हमारी इम्यूनिटी वीक हो रही है। उसके बाद में ये सब होता है तो बॉडी पेन भी होते हैं, फिर शरीर में जहाँ तहाँ दर्द होंगे, दर्द होने के लिए हमने पेन किलर भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। क्या कर रहे हैं, 8 घंटे के लिए चलो ठीक है शांति मिलेगी। पेन किलर का काम ही एक ही है, आपकी नर्वस सिस्टम को कमजोर करना, जिससे वो नर्वस सिस्टम कुछ घंटे के लिए कमजोर हो जाए या सुस्त हो जाए या शून्य हो जाए, जिससे उसका जो एक संदेश वाहक का काम जो करता था कि यहाँ मान लो पैर में कहीं दर्द है तो पैर का संदेश जो हमारा नर्वस सिस्टम पहुंचाता था ब्रेन को
वो सिग्नल प्रोसेसिंग उसकी वीक हो जाती है, कमजोर हो जाती है, तो दर्द कम महसूस होता है और दर्द भी नहीं उठता है कई बार। तो 6-8 घंटे तक वो एक नशा है, नशे की गोली है एक तरह का। पेन किलर पता है आपको अफीम से बनते हैं सारे, ज्यादातर मैक्सिमम पेन किलर। तो पेन किलर बाजार से लेंगे या अफीम खाएंगे, बात बराबर है। और भी कंटेंट्स आते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो है पेन किलर, क्योंकि सस्ता पेन किलर बनाना तो अफीम से ही बन सकता है, बाकी तो बड़े महंगे हैं। तो ये जो चीजें हैं हमारे शरीर की इम्यूनिटी को कमजोर करती हैं। उसके बाद में हमारे पास में धातु क्षय होती है, वीर्य का बाहर निकलना शरीर से, कोई मस्टरबेशन वगैरह इस तरह की कोई घटनाक्रम चल रही है या किसी भी कारण से उसका वीर्य स्खलित हो रहा है, या कहीं चोट वोट लगी है, ब्लडिंग हो रही है, तो ब्लडिंग भी, ये भी एक तरह का जो हो रहा है, या दस्त लगे हैं, जो शरीर से कुछ भी चीज का बाहर निकलना, ये सब तय करता है आपकी इम्यूनिटी को कमजोर करना। इसके कारण है। अब हम आते हैं निवारण की ओर। तो निवारण की बात करें तो हम सबसे पहले स्ट्रेस जो कारण थे उनको आप हटा दीजिए, सारे के निवारण हो जाएगा। तो स्ट्रेस था हमारे सबसे मुख्य कारण, तो हमें स्ट्रेस हटाना है। स्ट्रेस हटाते ही साथ में ये हमारी इम्यूनिटी और हमारे अंग ठीक से काम करने लगेंगे। काम करने लगे तो हमारी इम्यूनिटी अच्छी होने लग जाएगी। इसके लिए क्या करना है? स्ट्रेस हटाने के लिए डीप ब्रीथिंग करना है, प्राणायाम करना है, ये सारी चीजें जो अपन योगा करना है, आसन करना है, और नियमित दिनचर्या करनी है। हमारी अभी दिनचर्या क्या हो रही है? अप एंड डाउन हो रही है। सुबह कभी 7 बजे उठ के खाना खा लिया, क्योंकि अभी 8 बजे कहीं पहुंचना निकलना है, चलिए ठीक है अभी जो भी करना है अभी कर। तो बिना भूख करके, बिना प्यास के खा पी लिया, जो कुछ भी कर लिया, ये सब के सब इम्यूनिटी को खराब करता है। एक समय पर सोए नहीं थे हम, रात को 1-1:30 बजे सोए, सुबह 5 बजे उठ के फिर कहीं जाना था, तैयार हो गए 7 बजे तक निकल गए। ये जो कारण जितने भी थे, इन सबको हम हटाएंगे तो हमारी इम्यूनिटी अपने आप ठीक होगी। और भी कई कारण हैं जिन पे हम अभी आगे कैसे ठीक कर सकते हैं, हमारी प्रकृति को जान करके। बाकी आयुर्वेद के और भी बहुत गहनता वाले अध्ययन है, उनको अब हम करने वाले हैं। खान पान में हम बदलाव कर सकते हैं, भारतीय खान पान का इस्तेमाल करें। पिज्जा बर्गर वगैरह इससे, या मैदे से बनने वाली, चीनी से बनने वाली, ये 3 वाइट पॉइजन कहलाते हैं। चीनी है, मैदा है, और ये जो साल्ट है हमारा, जो जिसको फ्री फ्लो आयोडाइज नमक बोलते हैं, समुद्री नमक, जो प्रोसेस होकर के आ रहा है। समुद्री डले वाला लेकर के आप बना ले घर पे तो वो ज्यादा अच्छे है। और सेंधा नमक का काम करें, इस्तेमाल करें तो ज्यादा और अच्छा है इम्यूनिटी के लिए, वो इम्यूनिटी को ठीक कर सकता है। फिजिकल एक्टिविटीज करें, थोड़ी सी एक्सरसाइज करें, दौड़ वोड़ लगाएं, वॉकिंग करें, प्राणायाम करें, आसन करें। ये सारी चीजें करने से, फिजिकल एक्टिविटीज करने से ये हमारी इम्यूनिटी ठीक हो सकती है। अच्छी नींद लें, क्योंकि समय हम कभी रात को ज़्यादातर मोस्टली लोग सोशल मीडिया पर लगे रहते हैं, तो समय वहाँ ज़्यादा रहता है। और सोशल मीडिया या ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जितने भी हैं, ये सब हमारे शरीर में कफ, पित्त और वात में से केवल पित्त को बढ़ाते हैं। तो पित्त प्रकृति के लोगों के लिए तो बड़ा खतरनाक है। कफ वालों के लिए थोड़ा अच्छा हो सकता है, थोड़ा विकृति तो वहां पे भी कर रहा है, लेकिन पित्त वालों के लिए तो कुछ ज्यादा ही खराब है। ये थोड़ा सोचने का विषय है। हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम करें, या मीडिया जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस्तेमाल कम करें। सुनने तक ठीक है, देखने से इसकी जो स्क्रीन की जो रेज आती है वो हमारी बॉडी के अंदर, अभी आधुनिक विज्ञान में रिसर्च हुए हैं, तो उन रिसर्च पेपर को देखते हैं तो अपन ये सारी चीजें जानने को मिलती है कि इनकी रेज जो है हमारी बॉडी में जाके हमारे पित्त को इम्बैलेंस करती है, उसको खराब करती है। तो हमें ये एसिडिक बनाती हैं ये जितनी भी रेज हैं। तो हमें क्या करना है? एसिडिक के बजाय हमें बॉडी को एल्केलाइन बनाना है। अब एल्केलाइन और एसिडिक में अंतर क्या है? 0 से लेकर के 7 तक जो हमारा पीएच लेवल है, यदि हम चेक करते हैं तो 0 से 7 तक आ रहा है पीएच। ये 7 तक जो आंकड़ा है, 0 से 7 का, ये कंप्लीट एसिडिक है। और 7+ जो है, जितना 7 से लेके 14 तक का आंकड़ा,
पीएच लेवल का, ये सब के सब एल्केलाइन है। तो हमें हमारी शरीर को भारतीय परिप्रेक्ष्य में रखना है स्वस्थ। ऐसे स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए 7.4 का आंकड़ा रखना पड़ेगा हमारे शरीर में। यदि हमारा पीएच लेवल 7.4 के आसपास है, मानक हमारा ठीक है, इस प्रमाण में रहता है, तो हम ना तो एसिडिक है ना ही एल्केलाइन है, हम बिल्कुल स्वस्थ हैं। बीच की स्थिति, सम स्थिति जो आयुर्वेद बोलता है, कहते हैं ना सम स्थिति रही, वो ज्यादा अच्छी है। अभी ज्यादातर हम लोग खाना पीना जो खा रहे हैं वो सारा एसिडिक खा रहे हैं। वो जो प्रोसेस फूड होता है ज्यादातर, काफी भिंडी को भी फ्राई कर लेते हैं, ये एग्जाम्पल दिया है, ये भी एसिड बन जाता है, एसिडिक होता है। मतलब बहुत ज्यादा किसी को आप फ्राई करेंगे तो भी एसिडिक है। और ऐसी चपातीज वगैरह हम जो ये जितना भी प्रोसेस फूड जितना भी है, सब के सब एल्केलाइन नहीं एसिडिक बना रहा बॉडी को। इसलिए हमें एल्केलाइन फूड का इस्तेमाल करना है, इसलिए हमें सलाद का इस्तेमाल करना है, इसलिए हमें खाने में फ्रूट्स का इस्तेमाल करना है, इसलिए हमें एल्केलाइन वाटर का इस्तेमाल करना है। ये सारी जो चीजें यदि जरूरत है तो एल्केलाइन वाटर की मशीनें मिलती हैं, उनका इस्तेमाल करना है, नहीं जरूरत है तो ना करें। जैसे जैसे हम पीएच बढ़ेगा हमारा, वैसे वैसे हम स्वस्थता की ओर जाएंगे। जैसे जैसे पीएच लेवल घटेगा वैसे वैसे हम अस्वस्थ होंगे, बीमार होंगे, एसिडिक होंगे। सबसे पहले एसिडिटी होगी हमें, एसिडिटी से लेके कैंसर तक का यात्रा हम तय करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे पीएच लेवल घट गया हमारा, 7 से 7.4 से कम आ गया, मान लो 6 के आसपास हो गया, तो आपको बॉडी में कहीं ना कहीं जलन होने लगेगी, हो सकता है बॉडी पेन भी हो, है ना, या हल्का फुल्का बुखार रहना, ये चीजें रहती है। या थोड़ा देखें अपन 5.5 के आसपास और चलें तो जैसे ये वायरल इन्फेक्शन जितने भी होते हैं वायरल, इनका पीएच लेवल कितना है 5.5। ये अभी आधुनिक विज्ञान के रिसर्च में, और 5.5 पीएच लेवल पर ये जितने भी वायरस बैक्टीरिया ये सब एक्टिव हो जाते हैं। और एक कंप्लीट परमानेंट कोई टेम्परेचर है, पर्टिकुलर टेम्परेचर, जिसमें जब भी स्टेबिलिटी ना हो, टेम्परेचर में अप एंड डाउन हो रहा हो, तब भी ये एक्टिव होते हैं। तो ये एक्टिवेट होते हैं, तो इसका मतलब हमारे शरीर की इम्यूनिटी को हम ठीक रखें और पीएच लेवल को ठीक रखें, तो ये 5.5 वाला तो हमें, मान लो हम 7 हमारी इम्यूनिटी है, तो वो तो हमसे वैसे ही दूर रहेगा, क्योंकि वो जाके करेगा क्या, मरना तो है नहीं। तो इसी तरह हम अपने शरीर की इम्यूनिटी को ठीक रख सकते हैं और बचा सकते हैं। इसलिए हमें करना यह है कि हमें पीएच लेवल बढ़ा के रखना है, पीएच लेवल को मेंटेन करके रखना है, जिससे हमारी इम्यूनिटी मेंटेन रहेगी, डब्ल्यूबीसी अच्छे रहेंगे। और ज्यादा पीएच लेवल भी बढ़ना खराब है, 7, 7.5, जैसे अमेरिकन का होता है 8.4 है उनका पीएच। तो उनके देश में 2 मौसम है, सर्दी और भयंकर सर्दी, तो उनके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग शरीर पीएच को धारण करता है। हमारे यहाँ पे इतना टेम्परेचर ठंडा नहीं है, तो हमारा पीएच लेवल भी इतना बढ़ा हुआ नहीं रहता, एल्केलाइन की तरह कम होता है। अब 8.4 वाला यहाँ आएगा तो उनको 10 लग जाएंगे, हमारा 7.4 वाला वहां चला जाएगा अमेरिका, तो उसको पहले कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, 24 आवर्स या 48 घंटे का रेस्ट करने को बोलते हैं। वो सब होने के बाद ही हमको ये पीएच खुद ब खुद हमारा भी 8.4 हो जाता है अमेरिका में जाने के बाद, बिना किसी दवा के, बिना किसी उसके। ये नेचुरल एक प्रोसेस है शरीर का, आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, सारी चीजें खुद ब खुद ठीक होने लग जाती है। तो हमें पीएच मेंटेन करके रखना, इम्यूनिटी को बढ़ा के रखना। इसके लिए पीएच बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमारे पास में एक ड्रिंक है, जिसको हम नाम दे सकते हैं इम्यूनिटी ड्रिंक बोलते हैं, इम्यूनिटी बूस्टर टी बोलते हैं, या जो भी आपकी इच्छा करे वो बोल लीजिए। इसके लिए कोशिश ये करें कि ये 14 साल के ऊपर वालों को दें तो ज्यादा अच्छा है। 14 से 60, 80 जितने भी ऊपर के लोगों के लिए अच्छा है। इसे बनाने के लिए इंग्रेडिएंट हमें चाहिए लगभग 4 कप तो पानी चाहिएगा। 2 व्यक्तियों के लिए अपन बना रहे हैं तो 4 कप पानी चाहिए। उसके बाद में गिलोय चाहिए आधा चम्मच। हाँ, गिलोय के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं कि गिलोय के बारे में अभी और एडवांस किचन आयुर्वेद जब हम शुरू करेंगे इसी में प्रकृति के बाद में,
तो जब एडवांस पर जाएंगे तो हम इनकी बारीकी को जानेंगे, क्योंकि जैसे हमारे शरीर की प्रकृति है वैसे ही ये जो घटक द्रव्य है जिनका हम इस्तेमाल करने वाले हैं या दवा है, टॉप 10 मेडिसिन में आता है गिलोय। अभी टॉप 10 मेडिसिन में क्यों रखा है? एक तो ये पीएच लेवल को मेंटेन करता है, एक ये ब्लड के सर्कुलेशन को मैनेज करता है बॉडी के अंदर, प्लस खून की सफाई करता है। इसके अलावा हम जो कहते हैं कफ पित्त और वात, आयुर्वेद में सम रहना चाहिए, ये सम रखता है, सम रखने का प्रयास करता है। कई कोई अन्य कारण न हो तो ये बिल्कुल खाली पीएच लेवल को और इन सब चीजों को मेंटेन करता है, आपकी इम्यूनिटी को ठीक रख सकता है। ये अकेला ही काफी है, लेकिन हमने और भी चीजें रखी। अब इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हैं। तो सोशल मीडिया पे हम लोग जाते हैं, हमें कुछ भी खा लो, ये कर लो, वो कर लो, तो हमें यही जानना है स्पोर्ट्स में, एडवांस स्पोर्ट्स में, कि हमें क्या चीज खानी है, क्या चीज छोड़नी है, क्या हमारे लिए लाभदायक है और क्या नहीं है। यही चीजें हमें जानना है स्पोर्ट्स में। डे बाय डे हम जैसे आगे बढ़ेंगे तो किसको क्या चीज यूज करनी है और क्यों यूज करनी है, जब तक क्यों नहीं जानेंगे तब तक हमें पता ही नहीं पड़ेगा। रटने से तो काम होगा नहीं। रटने से ठीक है, आपको इम्यूनिटी बढ़ानी है, 2 केले खा लीजिए, 4 टमाटर खा लीजिए। अब किसी ने बोल दिया 2 केले 4 टमाटर खा लीजिए, इम्यूनिटी अच्छी हो जाएगी। अभी किसी के लिए तो अच्छा है, किसी के लिए खराब। तो वात प्रकृति वाले के लिए तो ये अच्छा है, हो सकता है ये पित्त वाले के लिए भी अच्छा हो, लेकिन कफ वाले के लिए बहुत खराब है। ऐसे प्रयोग जो है हम प्रकृति जानने के बाद में खुद ब खुद जान जाएंगे कि हमें क्या चीज खाना है, कब ठीक रखना है, कैसे मैनेज करना है। और न सिर्फ खुद को, अपने आसपास के लोगों को भी हम स्वस्थ रख सकेंगे, जिससे उनमें लगने वाला बैक्टीरिया हमें भी न छुपाए, हमारी भी इम्यूनिटी को खराब न करे, नहीं तो वो हमको स्प्रेड करेंगे। इसलिए उनको भी ठीक रखना जरूरी है। इसलिए हमें कुछ 4 कप पानी लेंगे और आधा चम्मच गिलोय लेंगे। गिलोय का काम यह है कि बीपी को समान रखता है, लेकिन बीपी लो वालों को ध्यान रखना है, क्योंकि ये बीपी हाई है तो कम करेगा, बीपी लो वालों को बचना चाहिए। तो गिलोय से बीपी लो वालों को परहेज करना है, लेना है तो बहुत कम मात्रा में, जैसी कोई साइड इफेक्ट होता है बंद कर देंगे। लेकिन बीपी हाई के लिए अच्छा है, और डायबिटीज वालों के लिए अच्छा है, और कैंसर वालों के लिए अच्छा है। दुनिया का कोई ऐसा रोग नहीं है जो गिलोय से ठीक नहीं होता। कोई सारे खाने को छोड़ दीजिए, एक गिलोय आपके पास ऐसी चीज है, नीम गिलोय, जिसको खाना बंद करके खाली यही चालू कर दिया जाए तो थोड़े दिन में कैसा भी खराब से खराब रोग होगा, खुद ब खुद भाग जाए। तो इसकी चर्चा तो बहुत है, लेकिन इससे साइड इफेक्ट यही है कि लो वाले को नहीं लेना है काम में। तो आगे और हम जानेंगे कि इसकी प्रकृति भी जानेंगे। इसकी प्रकृति वैसे गर्म है, तो हमारे इंग्रेडिएंट्स में आधा चम्मच लेना है इसको। अदरक लेना है, अदरक 1 इंच के आसपास, ये 1 अंगुल के 1 इंच पे रख लेंगे इसको, जिससे इसको घिस लेंगे। घिसने के बाद में इसमें इस्तेमाल कर लेंगे, डाल लेंगे तो आधा चम्मच के आसपास रहेगा। दालचीनी पाउडर 1/4 चम्मच डाल लेंगे। दालचीनी और अदरक दोनों ही गर्म है, दोनों का एक ही काम है। एक ही नहीं मतलब अलग अलग फैकल्टी है, अलग अलग डिपार्टमेंट है इनके। ये क्योंकि ब्लड ब्लड के अंदर बहुत सारी लेयर्स हैं और ब्लड के भी कई प्रकार हैं, उसमें डब्ल्यूबीसी के भी कई प्रकार हैं, आरबीसी के भी कई कंटेंट हैं। तो कोई किसी को ठीक करता है, कोई किसी को ठीक करता है, इसलिए हमने ये वेरिएशन रखे हैं इसमें कि हमारे ऋषि मुनियों ने। दालचीनी कुछ को काम करेगा, ये ब्लॉकेज को हटाता है। अदरक भी ब्लॉकेज को हटाता है, लेकिन किस टाइप के, कैंसर से रिलेटेड या टीबी से रिलेटेड या कफ से रिलेटेड कोई भी चीज है, ये अकेला ही काफी है। इसका काम ये है कि ये एक तरह से जैसे किसान होता है, उसके पास खुरपी होती है ना खोदने की, इसका काम खुदाई का है। ये ऐसी खुरपी है खोदने वाला काम। ये बीपी के भी जो हमारे ब्लॉकेज होते हैं, चाहे वो 90% भी ब्लॉकेज हो जाए, हम ये शहद का भी हिस्सा और ये इम्यूनिटी ड्रिंक ये जो हम बना रहे हैं, ये हम रेगुलर यूज करते हैं, तो ये ब्लॉकेज भी खुल जाएंगे। और इसकी एडवांस बनाने का तरीका अब आगे हम सीखेंगे सारी चीजें। दालचीनी का काम भी वही सफाई करना है,
सिर के बाल से लेकर के पैर के नाखून तक जितने भी अंग हैं सबकी सफाई कर देना, और स्टूल के रास्ते या यूरिन के रास्ते उन चीजों गंदगी को बाहर निकालने का काम ये सब करते हैं। इसके बाद में काली मिर्च के 4 दाने हम ले लेंगे। ये भी गर्म है तासीर में, लेकिन ये रेस्पिरेटरी सिस्टम पे इसका प्रयोग अच्छा है। इसकी ये क्लींजिंग प्रोसेस करता है, कोई जमने वाला वायरस बैक्टीरिया इसके लिए भी सहयोगी है हमारी, उसकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। छोटी इलायची, 2 इलायची इसलिए हमने लिए हैं कि हमने इलायची, ये ऊपर की जितनी भी है ये सब तासीर में गर्म है। अब इस गर्म को बैलेंस करना है, ठंडा करना है, तो कुछ ऐसी चीजों की आवश्यकता है, इसलिए हमने इलायची का प्रयोग इसमें छोटी इलायची के रूप में किया। तो दोनों को पीस करके हम डाल देंगे। एक नींबू अपने स्वाद के अनुसार अपन ले लें और नींबू को उसमें डालेंगे। एक तो गिलोय की कड़वाहट दब जाएगी नींबू से, जो कड़वा लग रहा था पीने में, टेस्ट खराब था, वो थोड़ा ठीक हो जाएगा। दूसरा ये कि विटामिन सी है तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ा देगा। विटामिन सी से आपका इम्यूनिटी बहुत अच्छा होता है, इसलिए विटामिन सी का आज का आधुनिक विज्ञान बोलता है कि 0.2% जो है आपको विटामिन सी डेली चाहिए। डेली यदि आप इस्तेमाल नहीं करते हैं तो इसका मतलब आपकी इम्यूनिटी वीक होना पक्का है। इसलिए आपकी विटामिन सी हमारा सहयोगी है आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में। इसलिए 0.2% जो बॉडी वेट का अकॉर्डिंग हमको विटामिन सी की आवश्यकता रहती है, आप इस्तेमाल करें, राइट। इसलिए नींबू का हमने प्रयोग किया। मीठा अपने स्वाद के अनुसार डाल लीजिए, तो मिश्री का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मिश्री धागे वाली हमेशा प्रयोग करें। तो पित्त प्रकृति के जो लोग हैं वो मिश्री का इस्तेमाल कर लें, है ना। और कफ प्रकृति के लोग हैं वो मिश्री कम रखें, उनके लिए गुड़ का इस्तेमाल अच्छा है। वात प्रकृति के वालों के लिए भी गुड़ का इस्तेमाल ज्यादा अच्छा है, और कफ प्रकृति वालों के लिए शहद का इस्तेमाल ज्यादा अच्छा है। ये इस तरह से अपनी प्रकृति के अनुसार अपने इंग्रेडिएंट खुद चुनें और अपनी इम्यूनिटी खुद बढ़ाएं, और ये सारी चीजें थोड़े दिन में हम सब सीख जाएंगे, ये सब हम कर पाएंगे। यही हमारा इस प्रकार से कोर्स चलेगा, और इसी को हम और गहनता से एडवांस के रूप में प्रस्तुत आपके पास करते रहेंगे। इस इम्यूनिटी ड्रिंक के संदर्भ में या और आयुर्वेद के संदर्भ में आपके पास कोई सवाल है, प्रश्न है, तो मैं आपके सामने हाजिर हूँ। जो आपका आदेश रहेगा, जी बताइए। बनाने का तरीका, हाँ, बनाने का तरीका यही है। इसको हमको ये करना है कि 4 कप पानी लेंगे, उसको 2 कप पानी रहने तक उबालेंगे, सारे इंग्रेडिएंट डाल दें। उसके बाद नहीं, सेंधा नमक कैसे पहचानते हैं, उसका आइडेंटिफिकेशन कैसे है कि वो सेंधा नमक है? क्या रॉक सॉल्ट सारा सेंधा नमक है? बिल्कुल बिल्कुल, रॉक सॉल्ट जितना भी है लगभग ये सब सेंधा नमक की श्रेणी में आता है, और इसमें भी अलग अलग जगह के अलग अलग जमीन के हिसाब से चलता है काम। अब क्या है कि देखिए, एक हमारे राजस्थान में भी जिसको हम यहाँ पे भी 2 झील है, सांबर झील है ना, ये यहाँ से भी वो डले बनते हैं नमक के, इसको भी हम काम में ले सकते हैं। ये रॉक सॉल्ट है तो वही। सेंधा नमक का मतलब ये प्रोसेस नहीं हुआ है, जिसमें प्रोसेस की स्थिति नहीं हुई है, नेचुरल नमक है। ये तासीर में ठंडा होता है, और जो केमिकल डल करके वो जो गर्म तासीर हो जाता है, फ्री फ्लो आयोडाइज वाला जो नमक है, आयोडीन मिक्स किया गया, ये दुनिया की एक बड़ी चाल है हम लोगों की जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए। क्योंकि हमारी जनसंख्या बढ़ती है तो हमारी ताकत बढ़ती है, ताकत बढ़ती है। अभी सारे भारत के जितने भी लोग कहते हैं उतने हाथ भी बढ़ेंगे ना। अब आप सोचिए, खैर ये जनसंख्या हमारा विषय नहीं आज का, लेकिन आपकी जनसंख्या को पश्चिम के लोग कम करना चाहते हैं, इसलिए आपको आयोडीन युक्त नमक दे रहे हैं। ये आयोडीन क्या करता है, आपके शरीर में मैक्सिमम आयोडीन चले जाए, हमको डराया जाता है घेंगा हो जाएगा। भाई मैदानी इलाकों में घेंगा तो होता नहीं है, आज दिन तक मैंने कभी कोई केस देखा नहीं। 35 सालों में कोई केस नहीं मिला, तो मुझे नहीं लगता है कि आने वाले समय में घेंगा वाला रोग मैदानी क्षेत्रों में आएगा। केवल पहाड़ी इलाके जैसे हिमाचल के इलाके हैं, वहां से
क्या होता है, पानी के साथ में ह्यूमस बह करके नीचे मैदानी इलाकों में चला जाता है। बारिश होती है ना, बारिश में वो ह्यूमस के अंदर ये रहता है। वो जो है तो अब जैसे मैदानी क्षेत्रों में या आपके हमारे क्षेत्रों में जहाँ हम कहीं भी रहते हैं, पहाड़ी इलाकों में तो हमें नहीं, हिमालय के तलहटी में रहते तो हमको वहां पे तो चाहिए, लेकिन इससे नीचे उतरने के बाद में ये सब की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हमारी धरती में है। जब आयोडीन ज्यादा जाएगा बॉडी के अंदर तो आपके शुक्राणुओं को मार देगा, उसकी क्षमता को खत्म कर देगा, तो ये आपकी प्रजनन क्षमता को कम कर देता है। आयोडीन का ज्यादा इस्तेमाल बहुत और भी रोग पैदा करता है, और डीपली कभी स्टडी करेंगे, पहले थोड़ा सा ये हम कर लें और आपके सवालों को भी ले लें। इसलिए ये जो है ना तासीर में गर्म है, आयोडीन भी गर्म है, और क्योंकि ये केमिकल है, जितनी भी केमिकल्स आ रहे हैं ये बॉडी में कई प्रकार के और केमिकल मिला करके इसको, जो सीमेंट वाला जो केमिकल होता है, आपको सीमेंट पता है ना, सीमेंट में कुछ केमिकल डलते हैं, विस्तार पूर्वक बाद में चर्चा करेंगे। उन केमिकल से क्या हो रहा है कि उसकी क्रिस्टलीकरण रहती है, मतलब उसमें मतलब नमी नहीं पकड़ती है, नमी पकड़ने की क्षमता कम हो जाती है, तो सीमेंट को बहुत टाइम तक बचाया जा सकता है। इसलिए उसमें क्रिस्टल वाले नमक में जो डालते हैं फ्री फ्लो आयोडाइड नमक, उसमें वो ही केमिकल डलता है जिसके कारण उसमें नमी नहीं होती है। और जो सेंधा नमक अपन लाते हैं या रॉक साल्ट जो भी हम बोल रहे हैं, तो हम पीट करके, पत्थर वाला नमक है तो पीट करके हम सेंधा नमक बनाते हैं, देसी नमक बनाते हैं जिसको बोलते हैं। ये नमक देखिएगा आप थोड़ी थोड़ी देर में रख दीजिए हवा में, इसमें थोड़े थोड़े डले पड़ जाते हैं, क्योंकि ये ओरिजिनल नमक है, इसमें केमिकल नहीं है, ये इसकी पहचान है। इसमें हमेशा पिसा हुआ भी होगा तो आप थोड़ी देर बाहर रखेंगे, इसमें डले पड़ जाते हैं, पहचान है। और फ्री फ्लो आयोडाइज में कभी डले पड़ेंगे ही नहीं, वो तो ऐसे जाएगा, जर से गिरा जाएगा, जैसे टीवी में ऐड दिखता है ना, सेम दूसरे ऐसा। तो नेचुरल नमक की पहचान ये है कि उसमें आप उसको रख दीजिए, एक दिन रख दीजिए, उसके बाद में उसमें डले पड़ जाएंगे, क्रिस्टल जमने लगते हैं, उनको आपको दबा के ऐसे करके डालना पड़ता है, तो ये इसकी पहचान है। और कोई सवाल होता है बताइए। अच्छा, आचार्य जी, नीतू बहन समझ में आ गया क्या आपको? हाँ जी, बस और काला नमक, हाँ बोलिए। काला नमक के बारे में कुछ। ये जी, काला नमक के बारे में थोड़ा मैं बता देता हूँ। काला नमक तासीर में गर्म है, ठीक है, ये भी पहाड़ी नमक ही है, नेचुरल नमक है, इसमें भी वही डले पड़ेंगे, नेचुरल नहीं होगा, क्योंकि नमक इसमें क्या है, सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड का काम क्या होता है, सोडियम पानी को स्टोर करने की कैपेसिटी रखता है, इसलिए हमें जब भी दस्त होते हैं तो नमक चीनी का घोल दिया जाता है। उसमें नमक इसलिए डाला जाता है कि वो शरीर में पानी को रोक सके, क्योंकि डिहाइड्रेट हो जाती है बॉडी हमारी, इसलिए नमक का पानी ज़्यादा जरूरी होता है। तो डिहाइड्रेशन को रोकने के लिए, क्योंकि अभी इसमें पानी को रोकने की क्षमता है, ग्रहण करने की क्षमता है, ये रोक लेता है, पानी को भी रोक लेता है, ग्रहण भी कर लेता है, इसलिए इसकी हमें शरीर में आवश्यकता रहती है। इसलिए इसमें हमेशा इनकी पहचान क्या है, ये बाहर रहेगा तभी क्रिस्टल बनाएगा, अंदर जाएगा तब भी पानी को स्टोर करेगा। पानी को रोकने की क्षमता केवल इन्हीं दो नमक में है। फ्री फ्लो आयोडाइज नमक तो आपके शरीर से पानी निकालता है, प्यास बढ़ाएगा वो, इसलिए व्रत के अंदर जब भी व्रत करते हैं हमको कहा जाता है कि सेंधा नमक इस्तेमाल करिए, कम भूख लगेगी, प्यास लगेगी। हाँ, ये भूख को बढ़ाता है, यदि नेचुरल भूख है हमारी कमजोर हो रही है, हम बीमार हो गए हैं, बुखार के कारण भूख लगी है, भूख बढ़ गई है या घट गई है, ये नेचुरल करेगा, उसको बैलेंस करता है। कई लोगों को ये होता है भूख लगती नहीं, ये बढ़ाता है। खाली नमक का, सौंठ का पानी, हींग का पानी भी पीने से आपकी भूख बढ़ेगी। यदि बढ़ नहीं रही है तो खाना छोड़ के यही शुरू कर दें तो आपकी भूख बहुत जल्दी बढ़ेगी और की इम्यूनिटी बढ़ा देगा। आपका शरीर कमजोर नहीं होगा, खाना नहीं खाया फिर भी कमजोर नहीं होगा। ये बड़ी एक विचित्र इसमें चीज है। और बाकी मिनरल विटामिन तो इसमें सारे हैं। इसमें डॉक्टर साहब, जो खाना पकाते समय ये नमक डाल सकते हैं क्या? बिल्कुल डालिए आप, कोशिश करिए कि खाना नमक पका हुआ ही खाएं। ऊपर से डालने वाला सब नमक, सब के सब नमक ब्लड प्रेशर थोड़ा थोड़ा बढ़ाते ही हैं। कोशिश करिए कि
लेकिन ये दोनों नमक जो है ऐसे ये नहीं बढ़ाते, क्योंकि काला नमक इसलिए नहीं बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर का शिकार जिसके पेट में गैस बढ़ेगी या गैस की मात्रा इकट्ठी हो जाएगी तब ही बीपी हाई होगा, अदरवाइज नहीं बढ़ेगा। चाहे कितने ही ब्लॉकेज हो जाए उसके शरीर में, यदि गैस की प्रॉब्लम नहीं है उसको और कॉन्स्टिपेशन नहीं है तो बीपी उसका बढ़ेगा नहीं। ये मान के चलिए, बढ़ेगा तो कम बढ़ेगा, इतना नहीं बढ़ेगा जिससे कोई नुकसान हो जाए। इसलिए काला नमक जो है गैस को रिलीज करने का काम करता है, इसलिए ये हमारे बीपी को नहीं बढ़ने देता, न्यूट्रलाइज करता है। ये है, ज्यादा मात्रा में तो उसका भी खराब है। जी बताइए सर, मेरा एक सवाल है कि जैसे हम बोलते हैं कि अभी जैसे आपने बताया कि कच्चा नमक ऊपर से डालने में नुकसान करता है, यानी कि जो सेंधा नमक है और काला नमक है उसको वो कच्चा खाने में नुकसान नहीं करता है ना? ये जी आपका कहना बिल्कुल। है? जी, ओके। व्हाइट नमक तो बिल्कुल सीधा, क्योंकि केमिकल है ना। जी जी। और ये जो करता है तो इतना नहीं करता जितना कि बहुत ज्यादा कुछ हो जाने वाला आपके साथ। तो थोड़ा सा ऐसा हल्का फुल्का पका के, बीपी बढ़ाएगा तो इतना तो शरीर को चलाने के लिए, ब्लड का सर्कुलेशन थोड़ा बहुत बढ़ाएगा तो इतना शरीर को चलाने के लिए चाहिए भी। ओके ओके। हाँ, लेकिन अति तो सब चीज की बुरी है ना। ज्यादा नमक जी डाल के जी आप जी। खाएंगे तो वो ज्यादा बढ़ाएगा। लिमिट में सब चीज होनी चाहिए। ये बताइए। तो जो आयोडाइज नमक सब लोग खा रहे हैं तो उसको पका के खाने में वो कम नुकसानदेह और कच्चा खाने में ज्यादा नुकसानदेह, ऐसा? बिल्कुल एकदम। यदि आपने टेबल पे आके, आजकल स्टैंडर्ड हो गया है कि टेबल पर हम अंग्रेजों को देखा देखी नमक रखते हैं और हाँ जी, हाँ नमकदानी जी। में बिना सब्जी में डाले खाते ही नहीं, स्टेटस बन गया है, एक दो बार तो डालना ही है। ऐसे लोगों को ही बीपी और शुगर हो रहा है। तो ये लाइफ पक स्टाइल के डिजीज हो उसकी रही है। तासीर, मतलब पकने के बाद उसका नुकसान कम कैसे हो जाता है सर, ये थोड़ा समझाइए। बिल्कुल ऐसे हो जाता है कि अभी वो इसमें क्रिस्टलीकरण मैंने बताया था, केमिकल से बना है, ये केमिकल से उसका क्रिस्टलीकरण हुआ है। ये सीधे तौर पे केमिकल आपके बॉडी में जाता है। पकने के बाद में कुछ केमिकल का असर कम होता है, कुछ, सबका कम नहीं होता, कुछ का कम होता है। इसलिए इसको व्हाइट पॉइजन भी बोलते हैं। ओके ओके, ठीक है सर, थैंक यू। कुछ कम होता है। जी सर ये लो सोडियम साल्ट क्या है सर? ये लो सोडियम साल्ट खाना चाहिए ना खाना? लो सोडियम लो सोडियम क्या चीज? सर, लो सोडियम सॉल्ट बोल के आता है, उसको खाना चाहिए ना खाना चाहिए जो बीपी रहता है उनको? देखिए देखिए, लो सोडियम साल्ट केवल ये अभी जो हमारी जो कंपनियां है ना, इनको कुछ न कुछ करके बेचना। अब आपको सबको पता लग गया ना कि अभी हाँ हाँ सोडियम बढ़ा हुआ जो चीजें हैं या केमिकल वाला जो नमक है, आपको सबको जानकारी हो गई है। इन्होंने अब एक नया फंडा अपना लिया है कि ये कुछ करके बेचना है माल, तो बेच डालो। हाँ हाँ होता वही हाँ नमक है, कुछ भी नहीं है। लो सोडियम लिखने से लो नहीं हो जाता है, तो वो तो वही हार्ट के लिए रहेगा। अच्छा है, हार्ट के लिए मीन्स अच्छा है बोल नाम के दे चेंज दिए लो करके वो सोडियम। वही देखिए वो केमिकल हार्ट वाला ही के लिए नमक दे रहे हैं। वही सेंधा नमक को आप लो सोडियम नमक भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में दूसरे नाम से भी बोल सकते हैं। अपना कोई ब्रांड नेम करना है ना भाई, ये इम्यूनिटी बूस्टर है, सपोज करिए मेरे को अभी मार्केटिंग करने है, ये अपन ने हाँ हाँ इम्यूनिटी बढ़ाई है ना, ये इम्यूनिटी टी जो बनाई है ना, इसको अपन ने यस एक पैक में करके अच्छा सा बना के बेचना है। क्या बोलेंगे? हाँ इम्यूनिटी बूस्टर, है ना। तो हाँ हाँ देखिए हाँ कैसा बिकता, फटाफट बिकेगा, है ना। बिल्कुल सर बिल्कुल। तो ये बिजनेस है। ओके, व्यापार में आके अलग हो जाता है। जी जी जी, व्यापार में आ गया। यस, थैंक यू डॉक्टर। अच्छा युक्ति बहन, आपका कोई प्रश्न था, आप कोशिश कर रहे थे क्या? गुरुदेव, ऐसे तो कोई प्रश्न नहीं था, लेकिन एक विचार ये आया था। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा प्रणाम। जी प्रणाम। गुरुदेव, नमस्कार, प्रणाम। जी बताइए। मैं ये पूछना चाहूंगी कि जो लाहौरी नमक के नाम से आता है, क्या वो सेंधा नमक ही होता है? लाहौरी नमक, हाँ सेंधा नमक है, जी है ना, हम लोग एक्चुअली लेकिन सेंधा अभी नमक क्या ही बड़ा यूज। बड़ा थोड़ा महंगा आ रहा है। जी ये जी जी महंगा आ रहा है, कारण ये है कि पाकिस्तान और भी हम जानते हैं हमारे अभी रिश्ते ऐसे हैं, अच्छे नहीं है, जी। अच्छे नहीं है। तो क्या हो रहा है कि इसकी ज्यादा बिजनेस बढ़ गया, है ना। जी जी। जहाँ 2 रुपए का आना था वो सीधा 200 का हो जाएगा, है ना। ऐसा डिफरेंस आ गए। देख रहे हो अपन, 60-70 रुपए से कम नहीं है, ऊपर जा रहा है। उसका लाभ जी व्यापारी लोग भी ले रहे हैं, सब लोग ले रहे हैं।
क्योंकि अभी वो लाहौरी नमक जो आ रहा था ना, वो तो आना बंद हो गया वहां से, वो देना ही नहीं चाहता, किसी भी कॉस्ट पे नहीं देना चाहता। और हमने जैसे उनका टमाटर रोक दिया, प्याज रोक दिया, आज 800 रुपये वो लोग टमाटर किलो खा रहे हैं। हमारे कई मित्र डॉक्टर हैं, बातचीत करते हैं हम लोग, क्योंकि हम तो ग्लोबल लेवल पे जुड़े हुए हैं ना, एक हमारा समूह बना हुआ है सारे डॉक्टर्स का और साइंटिस्ट का, जी जी रिसर्चर्स का। तो वो बताते हैं वहाँ की रिपोर्ट, कहानियां बड़ी विचित्र होती हैं कि राजनीति के सब हम मारे हुए हैं। तो जी ये जो राजनीतिक स्थितियां है ना, ये हमारे साथ में ऐसी होती है। इसलिए डाले वाला नमक इज बेटर देन अदर। लाहौरी नमक के नाम से कुछ मिल रहा है, थोड़े बहुत ज्यादा पैसे लग रहे हैं, लेकिन क्वालिटी तो ठीक है, मान के जी चलिए अच्छी। जी एक क्वेश्चन और है, पूछूं क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नीतू बहन तो बस आचार्य जी, आपने बताया इंडिया में पीएच है, हमारे बॉडी का बैलेंस होना चाहिए 7। 7.4। अगर उससे ज्यादा हुआ तो वो अल्कलाइन हो जाएगा, तो उसके क्या ड्रॉबैक्स होंगे? हाँ ये बात मैं सोच भी रहा था, इसके ऊपर परिचर्चा अभी तक किसी ने कोई सवाल ही नहीं किया। हाँ, जब भी पीएच हमारा शरीर में बढ़ता है, अब इसको ध्यान से समझना, जब भी पीएच बढ़ेगा तो हम क्या हो रहा है, बॉडी एल्कलाइन हो रही है। एल्कलाइन होगी तो एयर का दबाव बढ़ेगा आपके शरीर में। वायु जो आपकी 5 प्रकार की वायु है ना, ये बहुत कहीं आपको बहुत कम रिसर्च मिलेगी, क्योंकि जनरली लोगों को पता ही नहीं है, पता नहीं है तो कुछ इसके विषय पर कोई विचार होता नहीं। तो बड़े लेवल पर जब हम कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो वहाँ ये सारी चर्चाएं होती हैं, और चर्चाएं भी कितनी है, 2 4 5 लोगों के बीच में होती है, जो पुराने लोग हैं उनके बीच में आपस में चर्चा। तो ये जो बात हमारे एक कॉन्फ्रेंस में अभी चर्चा हुई थी, तो उसमें हुआ ये था कि ये बढ़ने से, जैसे अमेरिकन आते हैं, तो हम ये चर्चा कर रहे थे कि अमेरिकन यदि 8.4 पीएच लेकर के इंडिया में आ रहे हैं और अचानक से उनको दस्त होते हैं, हमेशा दस्त होते हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब यदि पीएच बढ़ गया है तो शरीर में दस्त हो रहे हैं। दस्त हो रहे हैं इसका मतलब ये है उसकी अपान वायु डिस्टर्ब होकर के उसका प्रेशर कुछ ज्यादा शरीर में बढ़ गया। हमारी आयुर्वेद की भाषा में बात करें तो ये, योगिक भाषा में भी हम यही बात करेंगे ना, उसका अपान वायु कुछ ज्यादा प्रेशर मार रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, जिसके कारण जो वाल है, हमारे जो वाल, क्योंकि हर अंग से एक दूसरे अंग से ट्रांसफर होने में बीच में सब में वाल लगे हुए हैं। वो मान लो जैसे स्टमक से छोटी आंत में खाना ट्रांसफर हुआ है तो ये लॉक हो जाएगा, इसका जो खाना वापस से स्टमक में नहीं जा सकता। जब ये बड़ी आंत में जाएगा तो वहां पर लॉक हो जाएगा, ये वापस से इसमें नहीं आ सकता। आप पूरे उल्टे हो जाओ शरीर में, आपके पैर उल्टे हो, सिर नीचे हो, इस मुद्रा में भी आपका खाना आपके मुंह में नहीं आएगा। यदि ये वाल नहीं होंगे तो निश्चित तौर पे आप योगा करेंगे या शीर्षासन करेंगे तो आपका सारा खाना तो मुंह में आ जाएगा, ऐसे ही मल भी मुंह में आ सकता है। ये सारे को करने के लिए वो ब्लॉक लगे हुए हैं। उन ब्लॉकेज में एयर का प्रेशर इतना दबाव बढ़ता है कि उनमें लीकेज होने लगती है। तो लीकेज होने से पेट में आफरा, पेट में गैस बनना, बहुत ज्यादा होना, ये भी एल्कलाइन होने का लक्षण है। एसिडिक होने का तो है ही। देखिए, एल्कलाइन पीएच बढ़ना भी खराब है, घटना भी खराब, दोनों ही। इसलिए आयुर्वेद कहता है सम मात्रा में रहो। सम यानी समान, न तो बढ़नी है न घटनी है। और कोई सवाल हो या आपको संतुष्टि नहीं होता आप पूछ सकते हैं फिर से। लेकिन कैसे समझूंगी कि मेरा बॉडी ना तो एसिडिक है ना अल्कलाइन है, नॉर्मली? जी, ये पूछ रहे हैं कि कैसे समझेंगे कि बॉडी अल्कलाइन है कि एसिडिक है। मुझे लगता है आगे के सत्र में ये ज्यादा क्लियर होगा, जब प्रकृति जो त्रिदोष है उस त्रिदोष को जब समझेंगे तो उसके हिसाब से ये एसिडिटी और अल्कलाइन जो बॉडी है वो मुझे लगता है डॉक्टर साहब और अच्छे से क्लियर होगा, है ना? हाँ, वो होगा भी, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा बता ही देता हूँ, मैंने प्रश्न कर ही लिया था। 5 मिनट है क्योंकि हमारा समय खत्म हो चुका है। कोई बात नहीं, अपन 5 मिनट में बता देता हूँ। किसी और का कोई प्रश्न तो नहीं है? नहीं, और कोई होगा ना, आप बोलिए ना, इसका पहले जवाब।
अच्छा, मैं बिल्कुल जल्दी से शॉर्ट में बता देता हूँ इसको। ये हमें जानना है, यानी हमारा मल का निस्तारण ठीक से हो रहा है, यानी अपान वायु हमारी ठीक से काम कर रही है, तो समझ जाइए अभी हमारा न्यूट्रल चल रहा है, या हमें कोई स्किन में कोई रैशेज नहीं है। एसिड बॉडी में बढ़ाएगा तो सबको सबसे पहले स्किन में एलर्जी होगी, है ना, या फिर कॉन्स्टिपेशन होगा, प्यास ज्यादा लगेगी, ऐसे लक्षण हमको दिखने लगते हैं। डिहाइड्रेशन ज्यादा होने लगेगा, यानी अप एंड डाउन कुछ ना कुछ हुआ है, इसकी वजह से ये सारा होने लगा है। ये यदि दिखने लगे तो समझ जाइए कि हमारा अभी पीएच लेवल गड़बड़ा है। अदरवाइज पीएच लेवल कभी चेक कराने की आवश्यकता ही नहीं। दादा इसको मेंटेन कैसे रखना चाहिए? हाँ, मेंटेन रखने का तरीका, कैसे रखेंगे इसको मेंटेन? मेंटेन रखने का तरीका ये है कि हमें जो एसिडिक फूड आ रहा है, ये पूरा 90% हम जो खाना खा रहे हैं, जो कुछ भी प्रोसेस फूड है, इसके बजाय इसके साथ साथ जितना प्रोसेस फूड खा रहे हैं, इसका कम से कम 60 से 70% हमको नेचुरल फूड लेना, जिसमें सलाद की मात्रा हमारे बॉडी वेट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, फ्रूट्स की मात्रा हमारे ब्रेकफास्ट में होनी चाहिए। ये जो चीजें अपने को पीएच को बैलेंस करके रखेगी। मान लो किसी दिन ये सब नहीं कर पा रहे हैं, तो खाना खाने के बाद में नींबू पानी पी लीजिए, वो पीएच को बैलेंस करता है, क्योंकि 9+ पीएच और हमको चाहिए 7.4। अब हमने एसिडिक फूड खाया है, हमारा पीएच गिर गया 5, 5.5, 6 के आसपास हो गया, मान लो गिर गया टेम्परेरीली, ऐसे बॉडी मैनेज करता है कुछ। लीवर को पता है आप एसिडिक फूड खा लोगे तो भी उसके पास स्टोर रहता है ग्लूकोज का, तो वो क्या करता है, पीएच को बैलेंस करने के लिए ब्लड के अंदर ग्लूकोज ज्यादा छोड़ देता है। ओके। अब हमारे दादा जो जैसे आधुनिक लोग क्या करते हैं, ब्लड को चेक करते हैं, अरे भाई इनको शुगर हो गया, शुगर की दवा देकर के बेचारे को मारने लगते हैं। जी, अब कहिए। जी जैसे दादा हमारी डाइट में ज्यादातर सारा नेचुरल फूड ही है, लाइक सैलेड ज्यादा है और ग्रीन लीव्स खाते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि पीएच से बढ़ा हुआ है, तो ये अगर नेचुरल डाइट भी ले रहे हैं तो अगर एल्कलाइन है, पीएच बढ़ा भी हुआ है, तो क्या वो भी नुकसानदायक है? मीन्स हमें उस नेचुरल फूड को भी कम करना चाहिए क्या? नहीं, देखिए सब में रहना तो अच्छी बात है। यदि पीएच लेवल हमारा बढ़ रहा है, अब पीएच लेवल का तो हम लैब वाले से आजकल सैंपल कलेक्ट करने आ जाते हैं, फोन करो आराम से ले जाएगा, तो वो करके हमको पता लग जाएगा पीएच लेवल का। तो कोई बड़ा टेस्ट तो है नहीं और आसान है, बहुत जल्दी पता लगता है। ऐसा नहीं है कि 2 दिन वेट करना, वो 1 घंटे में बता देंगे। एंड टू एंड भी आप लैब में जाओगे, एंड टू एंड बता देंगे। तो उसमें क्या है कि इसको घटाना बढ़ाना जो है, जैसे अपन फ्रूट्स और या अल्कलाइन फूड को अपन ज्यादा यूज कर रहे हैं, ये यदि हमारे बॉडी में ज्यादा जा रहा है तो उसके लिए आप थोड़े सा व्रत भी कर लेंगे ना, तो भी आपका पीएच ठीक हो जाता है। यदि एसिडिक हो गया तो भी कर देगा। यदि अचानक से कुछ हुआ है, एल्केलाइन की तरफ जैसे जाएंगे, आपके पेट में ज्यादातर गैस बनेगी, गुड़गुड़ होने लगेगी। देखिएगा जैसे ही एल्केलाइन की तरफ जाएंगे, ये सब अचानक से होने लगेगा। अभी लगता है अपन ने बहुत सारा हरी सब्जी खा लिया, पत्ते वाली सब्जी खा ली, देखना एकदम से पेट में गुड़गुड़ होता है, क्योंकि उसका ग्रीन लीफ लेवल बहुत हाई है, मुश्किल होती है। ग्रीन लीफ वो हैवी हो गया, पीएच हैवी हो गया ना। जरूरत नहीं थी बॉडी को, आवश्यकता नहीं थी उसकी। आवश्यकता धीरे धीरे बढ़ानी है, धीरे धीरे घटानी है। कैसे? सपोज करिए मेरी आज कैपेसिटी है 1 कप दूध पचाने की, डाइजेस्ट करने की। अब मैं 2 किलो दूध एक साथ अभी पी जाऊंगा, क्या होगा? वही प्रॉब्लम होगी, वही प्रॉब्लम। तो मुझे क्या करना है, 1 कप से थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ा के लेना है दूध, फिर कल परसों 3-4 दिन बाद फिर थोड़ा और बढ़ा दूंगा, फिर 3-4 दिन बाद थोड़ा और बढ़ा दूंगा, फिर 3-4 दिन बाद और बढ़ा दूंगा। ऐसे 2 से 3 लीटर दूध एक आदमी आराम से पी के पचा सकता है। कैपेसिटी डे बाई डे बढ़ाएगा तो एकदम होगा कोई भी चीज तो फिर दिक्कत होगी। ऐसे ही पालक में अब ये नेचुरोपैथी वाले करते हैं ना, कोई भी एक चीज चून कर लो, उससे आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा बॉडी का। कैसे होगा? ये कहेंगे साहब दूध कल्प कराओ, ये कहेंगे पानी कल्प कराओ, है ना नेचुरोपैथी में, या कहेंगे पालक कल्प कराओ,
या त्रिदोष नाची कोई भी चीज है, आंवला कल्प कराओ, तो वो आंवला क्या करेंगे, थोड़ा सा देंगे, फिर थोड़े और बढ़ाएंगे, फिर थोड़ा और बढ़ाएंगे, थोड़ा और बढ़ाएंगे, एक साथ 10 चम्मच एक साथ नहीं देंगे, उसका स्वाद बनाएंगे, 50 ml देंगे, फिर 60 ml बढ़ाएंगे, फिर 70 ml करेंगे, ऐसे बढ़ाते बढ़ाते धीरे धीरे बढ़ाएंगे, और 40 दिन बाद में धीरे धीरे अगले 40 दिन में कम करेंगे, वापस 50 ml तक लाएंगे, तब जाकर के ये क्वाथ कहलाएगा। इससे सारी बीमारी शरीर की ठीक हो जाएगी, पीएच लेवल मेंटेन हो जाएगा, सब के क्वाथ तीनों समझ। ये प्राकृतिक तरीका है, तो वो व्रत करवाने का अलग तरीका। ऐसे ही अपन को पालक भी खाना है, तो आज ठीक है सस्ता मिल गया, 1 किलो लाए, एक साथ में क्या डाला, तो फिर क्या होगा, वही होगा, पेट में गुर्र 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 गुर्र, सारा मशीन चलने वाला दर्द होगा, तकलीफ होगा। अचानक कुछ भी दे दोगे तो लोड बढ़ गया, हमारी क्षमता से ज्यादा लोड हो गया ना, इसलिए दिक्कत है। तो हमको लेवल मेंटेन करके बैलेंस करना है, करेक्ट। और बोलिए। धन्यवाद। मुझे लगता है और कोई अभी आज का सेशन एंड करना चाहिए कि नहीं, और का कोई प्रश्न हो तो 5 मिनट में उसको हम लोग ले सकते हैं, और नहीं तो फिर हम लोग सेशन एंड करते सर हैं। अभी मेरा एक प्रश्न है कि हाँ। मेरा 3 साल से वेट बढ़ रहा है और गैस्ट्रिक ज्यादा हो रहा है, और मैं 12 साल से बीपी की दवाई ले रहा हूँ, वो छोड़ सकता हूँ क्या? बिल्कुल, आप बीपी की दवाई आप तय करें, 3 दिन में छोड़नी है, 7 दिन में छोड़नी है, 10 दिन में छोड़नी है, आपको तय करना है। कैसे सर? हाँ, ये बात ग्रेट। आपने क्या करना है, आपका जो वेट बढ़ रहा है, इसमें सबसे पहला एक काम करना है। आपको भूख कम लग रही है या ज्यादा लग रही है, बताइए। भूख तो रेगुलर है गुरुजी, डॉक्टर बराबर है, मतलब नॉर्मल खाते जाओ। और थायराइड चेक कराया था आपने? क्या थायराइड नहीं है सर? नहीं है थायराइड, नील है? 4-5 बार चेक किया, नहीं है। अच्छा, फिर भी वेट बढ़ रहा है? 3 साल से ज्यादा बढ़ रहा है, 20-30 kg बढ़ा है। अच्छा, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। अब एक काम करिए, खाने को कुछ मत करिए, चबा चबा के बिल्कुल बारीक लार के साथ में निकलिए, ओके। और पानी को ऐसा करके खाइए, ये लिया, ये पानी लिया, ऐसा, बस ऐसे करके ज्यादा आप पानी दिन पीना है? पानी आप ज्यादा पीजिए, लेकिन पानी सिप सिप करके पीना है, एक एक चम्मच से ज्यादा मुंह में रखना नहीं है, उसको लार के साथ मिक्स करना, पी जाना है। 3 लीटर पानी, 3 नींबू ले लीजिए, ये 24 घंटे का आपका डोज है। लेकिन खाना खाने से 48 मिनट पहले पानी नहीं, और 1-1.5 घंटा बाद पानी, राइट। ये आप करिए, खाने को चबा चबा के खाइए, फ्रूट्स आपके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, और आपका जो सलाद है आपकी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इससे आपकी मसल्स कसावट आएगी, और दूसरा चमक चेहरे पे आ जाएगी, दूसरा ये वेट भी आपकी कमी वगैरह सब धीरे 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 होते चले जाएगा। एक तरीका तो ये है खा पी के कम करना है, दूसरा तरीका है व्रत करके कम करना है, दोनों में से आपको चूज करना है। और ये पहले तो बीपी की गोली बंद करनी है हमको, तो आप कोशिश करिए कि लिक्विड पे आ जाइए। ये जो आपका घिया का जूस है ना, घिया का जूस है, पालक का जूस है, ये पत्ती वाला जितना भी जूस है, और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, दूसरी बीमारी तो नहीं है? नहीं, वो सिर्फ बीपी है गुरु। केवल बीपी है? बीपी की बीमारी के लिए सर्वश्रेष्ठ औषधि आपके, आपको 2 चुटकी नहीं, 1 चुटकी तो हींग, 1 गिलास जूस, राइट, चाय का रस, घिया का रस निकाल लीजिए। हाँ, घिया मतलब लौकी, ओके। हाँ, लौकी का जूस, उसमें डालेंगे आप ये 1 चुटकी हींग, और 2 चुटकी काला नमक, और सौंठ पाउडर 2 चुटकी। इतना मिला के दिन में 4 बार, जैसे टैबलेट लेते हैं ना, दिन में 4 बार खाली पेट पीना। आपका 5 दिन में 5 से 7 दिन में गोली आपको खुद बंद करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो बीपी इतना डाउन चला जाएगा कि बहुत मुश्किल हो जाएगा।
तो एक ये समझेंगे तरीका बोल के, है। और थोड़ा समझ के रिस्क लेंगे। अभी आपको एक ही दिन में हाँ। डिसीजन नहीं लेंगे। हाँ, ये हफ्ता आप पूरा संपर्क आपका में रहिएगा। अटेंड। हाँ तो सर। हाँ, ये व्यक्तिगत समस्या तो एक बार व्यक्तिगत आप करेंगे ना, तो मैं आपसे हाँ व्यक्तिगत ईराना संपर्क जी में रख आपको मैं लूंगा। ईराना जी आपको मैं नंबर शेयर कर दूंगा इनका, हाँ डॉक्टर हाँ साहब सर। का। और अभी हम लोग प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का जो ग्रुप बनाएंगे ना, तो उसमें भी डॉक्टर साहब रहेंगे, तो व्हाट्सएप पे भी कंसल्टेशन कर सकते हैं।